18 फरवरी 1983 आसाम के एक छोटे से गांव की जमीन खून से भर गई। हवा में चीखें थीं और जानें जा रही थीं। मैं अमीना बेगम। मैं उस दिन अपने पति का हाथ पकड़ के भाग रही थी। पीछे से एक बच्ची ने मुझे गिरा दिया। मैं उसे उठाने चाहती थी, लेकिन लोगों ने मुझे खींच लिया। मेरा 3 साल का बेटा उस दिन के बाद कभी नहीं मिला। दोस्तों, ये कहानी अमीना की नहीं है सिर्फ। ये कहानी उन 2000 से ज्यादा लोगों की है जो नीले मैस्करे में मारे गए थे उस दिन। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरगॉटन ट्रेजेडीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि एक मिशन है उन पेनफुल, सप्रेस्ड और पॉलिटिकली इग्नोर्ड घटनाओं पर ध्यान डालने का। कुछ घटनाएं हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन कुछ ट्रेजेडीज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट के अनफॉरगिवेबल डिसीजंस, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और मीडिया के द्वारा दबा दी जाती हैं। किसी के जनसंहार के समय मैं 10 या 11 साल का था। उस घटना ने मेरे और मेरे गांव के सभी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ, मेरी बहन और बहुत सारे दूसरे लोग मारे गए थे। इस मिशन का पहला स्टॉप है नीले मैस्करे। ये कहानी है नीले की। फरवरी 1983 आसाम के एक छोटे से कस्बे नीले में हुआ वो जिसे दुनिया के सबसे बड़े मैस्करेज में से एक माना जाता है, लेकिन जो हमारे मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से गायब है। एक ऐसी कहानी जिसमें पॉलिटिक्स, एथेनिसिटी, रिलीजन, माइग्रेशन और पावर सब एक साथ जुड़ गए। आज के एपिसोड में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताएंगे, हम समझेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसमें किस किस का क्या रोल था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। ये एक ऐसी घटना है जिसे भारत के इतिहास में छुपाने की पूरी कोशिश की गई है, जिसका जिक्र स्कूल की किताबों में नहीं मिलता है, जिसे मीडिया ने उस वक्त छुपाया और आज भी लोग उसके बारे में खुल के बात नहीं करते। ये कहानी है नीले मैस्करे की। 18 फरवरी 1983 को आसाम के एक छोटे से गांव में कुछ ही घंटों के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों का खून बहा दिया गया और उनमें से ज्यादातर महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग थे। ये समझने के लिए कि नीले मैस्करे आखिर हुआ क्यों, हमें उस वक्त का पूरा बैकग्राउंड समझना होगा। आसाम भारत का एक बहुत ही खूबसूरत और समृद्ध राज्य है, लेकिन 1900 से लेके 1980s तक यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम चली आ रही थी। वो थी माइग्रेशन की, यानी एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना। ब्रिटिश रूल के दौरान जब आसाम में टी प्लांटेशंस बनाए गए, तब बहुत सारे मजदूर बिहार, बंगाल और दूसरे इलाकों से यहाँ लाए गए। इसके अलावा ईस्ट बंगाल के लोग भी फार्मिंग के लिए आसाम की फर्टाइल जमीन पर बसने लगे। 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तब भी बहुत सारे मुस्लिम्स ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां से आसाम आए। और फिर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, तब तो लाखों लोग आसाम में आ गए। इस वजह से लोकल असमीज लोग ये सोचने लगे कि उनकी जमीन और उनकी नौकरियां और उनका कल्चर खतरे में है। 1979 के आसपास ये प्रॉब्लम और भड़क गई। आसाम के स्टूडेंट्स ने एक संगठन बनाया, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, AASU। उन्होंने डिमांड किया कि इलीगल इमिग्रेंट्स को पहचाना जाए और उनको आसाम से निकाल दिया जाए। उनका कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आसाम के असली लोग अपना सब कुछ खो देंगे। इस मूवमेंट का स्लोगन था फॉरेनर्स गो बैक। इस मूवमेंट में रैलीज, प्रोटेस्ट होने लगे, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो बांग्लादेश से आए थे, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत थी। ज्यादातर मुस्लिम माइग्रेंट्स थे जो खेती करते थे और छोटे काम करते थे। आसाम में टेंशन बढ़ने लगी। लोकल एसएमईज और इमिग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी के बीच दोस्ती की जगह डर और नफरत आ गई। 1983 में एक और बड़ा मुद्दा आया, असेंबली इलेक्शंस। इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने फैसला किया कि इलेक्शंस कराए जाएंगे, लेकिन AASU और दूसरे ग्रुप्स कह रहे थे कि जब तक इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू सॉल्व नहीं होता, तब तक इलेक्शंस नहीं कराने चाहिए। उन्होंने इलेक्शन बॉयकॉट का कॉल लगाया, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। AASU कहते थे कि वोटर लिस्ट में बांग्लादेश से आए माइग्रेंट्स का नाम भी शामिल है। अगर ऐसे इलेक्शन होंगे तो असली असमीज लोग हमेशा के लिए पीछे छूट जाएंगे। इस वजह से लोगों में और भी गुस्सा फैल गया। पूरे असम में क्लैशेस होने लगे, कहीं कांग्रेस के सपोर्टर्स, कहीं स्टूडेंट यूनियन, कहीं लोकल लोग और कहीं इमिग्रेंट्स। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन कंट्रोल करने में फेल होते गए। नीले एक छोटा सा इलाका है नगांव डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ ज्यादातर मुस्लिम इमिग्रेंट्स रहते थे जो खेती करके गुजारा करते थे, लेकिन 1983 के इलेक्शन के दौरान ये इलाका टेंशन्स का सेंटर बन गया। कहा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इमिग्रेंट्स को वोट देने के लिए मोटिवेट किया और दूसरी तरफ AASU और लोकल एसएमईज ग्रुप को लगा कि उनका बॉयकॉट तोड़ने की साजिश हो रही है।
रिजल्ट, एक डेंजरस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया जिसमें नफरत और बदले की भावना भरी हुई थी। 17 फरवरी 1983 की रात निले और आसपास के गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। लोगों ने सुना था कि कुछ होने वाला है, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कल सुबह उनके साथ क्या होगा। महिलाएं बच्चों को गले लगाकर सो रही थी, आदमी घर के आसपास घूम रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा मॉब लाठी और आग लेकर तैयार हो रहा था और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप बैठी थी, जैसे उनको सब पता था लेकिन कुछ करना नहीं था। दोस्तों, ये था निले मैस्करे का बैकग्राउंड। वो आग जो 1900 से धीरे धीरे जल रही थी और 1983 तक एक धमाके के साथ फटने वाली थी। 18 फरवरी 1983 की सुबह आसाम के निले और उसके आसपास के 14 गांव में धूप निकल रही थी। लोग अपने खेतों में जाने की सोच रहे थे, महिलाएं रोटी पका रही थी, बच्चे खेल रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों के अंदर उनका पूरा गांव खून से भर जाएगा। सुबह 9 बजे के आसपास आसपास के इलाकों के लोग इकट्ठे होने लगे और एक बहुत बड़ा झुंड निले की तरफ बढ़ने लगा। हजारों लोग हथियार, लाठियां, दाव जो आसाम का बड़ा छुरा है, और आग लगाने के लिए मशाल लेकर आने लगे। ये मॉब ज्यादातर लोकल एसएमईज और तिवा कम्युनिटी के लोगों का था। आसपास के कुछ और गांव के लोग भी शामिल थे इसमें। उनके दिमाग में बस एक बात थी, इन मुस्लिम माइग्रेंट्स को सबक सिखाना है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में वोट दिया था। सर्वाइवर्स ने कहा, हमने देखा दूर से धूल उड़ती आ रही थी और लोग दौड़ते हुए हमारे गांव की तरफ आ रहे थे। 10 बजे तक मॉब निले और आसपास के गांव में घुस गया। सबसे पहले उन्होंने घर को घेरना चालू करा और फिर उसके बाद एक एक करके सारे घर में आग लगानी चालू कर दी। जो लोग भागने की कोशिश करते उन्हें तलवार या दाव से मार दिया जाता। बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। सर्वाइवर्स ने कहा, उन्होंने हमारे बच्चों को उठा उठा कर नदी में फेंका, कुछ को तो जिंदा ही जला दिया। पुलिस स्टेशन सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर था, लेकिन कोई मदद नहीं आई। अक्सर सुना जाता है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से पता था, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे 6 घंटे तक ये चलता रहा। हर तरफ चीख, धुआं और खून। महिलाएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर मॉब उन्हें भी मार रहा था। एक सर्वाइवर फतेमा बीबी कहती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा 2 साल का बेटा मेरे हाथों से खींच लिया गया और दाव से काट दिया गया। मैं चीखती रही पर कोई नहीं आया। दूसरे सर्वाइवर कहते हैं, जब हम नदी की तरफ भागे तो हम पर तीर बरसाए गए। बहुत लोग पानी में गिर गए, उन्हें उनकी लाशें नदी के साथ बह गईं। शाम तक गांव खाली हो गया था। 14 गांव के घर जले हुए थे, लाशें हर जगह बिखरी थी। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि 1800 से 2200 लोग मरे थे, पर लोकल्स का कहना है असली फिगर 5000 से ज्यादा है। एक और सर्वाइवर याद करता है, हमने लाशों को एक झोपड़ी के पीछे छुपाने की कोशिश की ताकि जानवर उन्हें ना खाएं, लेकिन लाशें इतनी ज्यादा थीं कि ढकना मुश्किल हो गया। सोचो, एक छोटे से गांव के इलाके में एक दिन में इतनी मौत और दुनिया को इस बारे में पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब ये सब कुछ हो रहा था, पुलिस सिर्फ खड़े होकर देख रही थी। कुछ जगहों पे उन्होंने मॉब को रोकने की कोशिश भी नहीं की। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा गया कि पुलिस को ऑर्डर था, इंटरफेयर मत करो। इंदिरा गांधी की सरकार ने बाद में कहा, यह अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बस इतना इतना कहकर फाइल दबा दी गई। जहां इतनी बड़ी घटना का ट्रायल होना चाहिए, वहां 600 के आसपास एफआईआर लिखी तो गई, लेकिन एक भी केस कोर्ट तक गया ही नहीं है। मैस्करे के बाद कैंप बनाए गए रिफ्यूजीज के लिए। लोग बिना घर के, बिना खाने के, बिना कपड़ों के रह गए। एक सर्वाइवर कहती हैं, मैं अपनी 3 बच्चों को खो बैठी, बस एक बेटी बच गई जो तब 5 साल की थी। हर रात उसके सपने में आग और चीख सुनाई देती थी। दूसरे सर्वाइवर कहते हैं, मुझे लगता है हम इंसान ही नहीं थे उनके लिए। अगर हम इंसान होते तो पुलिस हमें बचाती। आज भी निले के गांव के लोग कहते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला, ना कोर्ट, ना सरकार, ना मीडिया उनके साथ खड़ी हुई। दोस्तों, ये था निले मैस्करे का असली दिन। 6 घंटे जो आसाम की जमीन को खून से लाल कर गए। लेकिन इस कहानी का एक और भी हिस्सा है, मीडिया और सरकार की खामोशी। देश के अखबारों में इसको फ्रंट पेज पर जगह नहीं दी। रिपोर्ट्स बनाई गई पर जनता को कभी नहीं दिखाई गई। अब हम बात करेंगे मीडिया साइलेंस, तिवारी कमीशन रिपोर्ट और कैसे जस्टिस सिस्टम ने विक्टिम्स को धोखा दिया। 18 फरवरी की शाम तक निले और आसपास के गांव एक शमशान बन चुका था। हर तरफ धुआं, जली हुई झोपड़ियां और लाशों का ढेर था। महिलाएं अपने पति और बच्चों की लाश ढूंढ रही थी और बचे हुए लोग कैंप में भेज दिए गए। लेकिन दोस्तों, सोचो एक बार, अगर ऐसी घटना किसी और जगह होती, हजारों लोग एक दिन में मार दिए जाते,
तो देश भर में हंगामा हो जाता। न्यूज चैनल्स, अखबार, पार्लियामेंट, सब जगह चर्चा होती, लेकिन निले के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ हुआ साइलेंस। मैस्करे के अगले दिन कुछ लोकल रिपोर्टर साइट पर पहुंचे। उन्होंने देखा लाशें बिखरी हुई थी। एक रिपोर्टर हेमेंद्र नारायण उनमें से एक थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा और लिखा, मैंने लाशों का समुंदर देखा और पुलिस खड़ी सब देख रही थी, लेकिन नेशनल मीडिया में इसको कवर करना ही जरूरी नहीं समझा। सिर्फ 2-3 छोटी रिपोर्ट छापी गई न्यूज़पेपर के अंदर। दूरदर्शन पर एक छोटी सी लाइन आई, आसाम में कुछ जगह वायलेंस हुआ और कुछ लोग मारे गए। कोई फोटोज नहीं दिखाए गए, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी। क्यों? क्योंकि 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार चाहती थी कि इलेक्शन पर फोकस रहे, ना कि इस घटना पर। सोचिए, देश के सबसे बड़े मैस्करे में से एक जो है, उसको मीडिया ने ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार उस वक्त सेंटर में थी। आसाम के इलेक्शंस को लेकर उन्होंने जिद की थी कि इलेक्शन होगा, चाहे बॉयकॉट हो या वायलेंस। और जब निले मैस्करे हुआ तब उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बस। कोई बड़ा इन्वेस्टिगेशन अनाउंस नहीं हुआ, ना किसी मिनिस्टर ने साइट विजिट किया, ना पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं सरकार को पहले से पता था कि वायलेंस होगा, लेकिन उन्होंने आर्मी या सीआरपीएफ टाइमली नहीं भेजा। और जब मैस्करे हो गया तब उन्होंने उसे छुपाने की पूरी कोशिश करी। मैस्करे के बाद एक कमीशन बनाया गया। इसके हेड थे त्रिभुवन प्रसाद तिवारी, जो उस वक्त असम के कमिश्नर थे। उनका काम था पूरी घटना की जांच करना और रिपोर्ट बनाना। कमीशन ने सर्वाइवर्स, पुलिस ऑफिसर्स और आई विटनेस के स्टेटमेंट लिए। रिपोर्ट्स 600 पेज से ज्यादा की थी। वो रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं की गई। जी हाँ, 1983 से लेके आज तक तिवारी कमीशन की असली फाइंडिंग्स आम जनता को नहीं दिखाई गई। कुछ लीक्ड इंफॉर्मेशन से पता चला कि उन रिपोर्ट में लिखा था, पुलिस को पहले से पता था अटैक होने वाला है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने इनडायरेक्टली मॉब को सपोर्ट किया था। सरकार ने इंटेंशनली आर्मी को डिप्लॉय करने में डिले किया, लेकिन ये सब बातें फाइल के अंदर दबा दी गई। मैस्करे के बाद 600 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 2 केसेस ट्रायल तक गए, बाकी सबको विड्रॉ कर दिया गया, क्योंकि 1985 में असम अकॉर्ड साइन किया गया। अकॉर्ड के तहत सरकार ने डिसाइड किया केसेस को परस्यू नहीं किया जाएगा, ताकि पीस बन सके। पर सोचिए, पीस के नाम पर विक्टिम्स को इंसाफ से वंचित कर दिया गया। एक भी इंसान को इस मैस्करे के लिए सजा नहीं मिली। एक सर्वाइवर कहते हैं, हमारे बच्चों का खून जमीन पर सूख गया, लेकिन इंसाफ कभी नहीं मिला। लगता है हम इंसान ही नहीं थे। समय के साथ निले मैस्करे को बंद कर दिया गया। स्कूल की किताबों में इसका जिक्र ही नहीं है। नेशनल टीवी पर कभी डिबेट नहीं हुई। सर्वाइवर्स कैंप में ही रह गए अपने घाव के साथ। एक हिस्टोरियन कहते हैं, भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी ट्रेजेडी होगी जिसे इतनी ज्यादा बुरी तरीके से छिपाया गया हो। और ये सच है, देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी नहीं जानता निले में क्या हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री लिखने वाले, मीडिया दिखाने वाले और लीडर्स बोलने वाले सब ने साइलेंस चूज किया। दोस्तों, ये था निले मैस्करे के बाद का साइलेंस। मीडिया का ब्लैकआउट, सरकार की चुप्पी और तिवारी कमीशन की दबाई हुई रिपोर्ट। 1983 मैस्करे के बाद असम का हाल पूरा बदल गया। हर तरफ डर, नफरत और खामोशी। सर्वाइवर्स को कैंप में रखा गया। उनके घर जल चुके थे, खेतों में लाशें पड़ी थी। लेकिन 2 साल बाद एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, जो निले के इंसाफ का रुख हमेशा के लिए बदल गई। 1979 से जो असम एगिटेशन चल रहा था, उसका एम था इलीगल इमिग्रेंट्स की पहचान और उनको निकालना। 1985 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी पीएम बने। उन्होंने स्टूडेंट लीडर्स के साथ बैठक की। 12 अगस्त 1985 को असम अकॉर्ड साइन हुआ। सरकार और एएसयू के बीच अकॉर्ड के मेन पॉइंट्स थे। 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग बांग्लादेश से आए हैं उनको इलीगल इमिग्रेंट्स माना जाएगा। जो लोग उससे पहले आए हैं उनको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। इमिग्रेंट्स डिटेक्ट करने के लिए एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, अपडेट होगा। अकॉर्ड साइन होते ही एगिटेशन खत्म हो गया। स्टूडेंट लीडर्स पॉलिटिक्स में आ गए और सरकार ने बोला, अब शांति बनी है, अब पुराने केस भूल जाओ। निले मैस्करे के 600 एफआईआर्स थे, लेकिन अकॉर्ड के बाद कहा गया केसेस को परस्यू करना शांति के खिलाफ होगा। और इस तरह 1983 का सबसे बड़ा केस एक फुटनोट बन गया। एक सर्वाइवर ने कहा, सरकार ने हमारे खून के बदले पॉलिटिक्स की कुर्सी ले ली। न केस हुआ, न ट्रायल, न इंसाफ मिला। सोचिए, इतना बड़ा मैस्करे और एक भी इंसान को सजा तक नहीं मिली।
ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मास इम्प्यूनिटी का, यानी लोगों का कत्ल करने वालों को पूरी आजादी मिल जाना। मैस्करे के बाद सर्वाइवर्स को रिलीफ कैंप्स में भेज दिया गया। उन कैंप्स का हाल बहुत बुरा था, ना सही खाना, ना पानी, ना दवा। बहुत लोग डिसीजेस से मर गए, बचपन में अनाथ हो गए, बच्चे अपने रिलेटिव्स के पास भेज दिए गए। महिलाएं जो रेप और टॉर्चर से गुजरी थी, उनके पास बोलने के लिए जगह ही नहीं थी। ये एक सर्वाइवर कहती हैं, मेरे पति और 2 बच्चे मार दिए गए कैंप में। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे लगता था मॉब वापस आ जाएगा। दूसरा सर्वाइवर याद करता है, हमें राशन कार्ड भी देर से मिला, काम मिलना मुश्किल था, हम पर हमेशा के लिए बांग्लादेशी होने का दाग लग गया। जो बच्चे नीले मैस्करे के वक्त जिंदा बचे थे, आज वो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें उन्हें चैन से जीने नहीं देती। उनके बच्चे और पोता पोती अभी भी कहते हैं, हमारी पहचान हमेशा से एक इलीगल इमिग्रेंट की तरह रही। असम अकॉर्ड ने हमें इंसाफ नहीं दिया, बस हमें भूल जाने पर मजबूर किया। ये कलेक्टिव ट्रॉमा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। स्कूल में पढ़ाई मुश्किल हो गई, शादी के वक्त स्टिग्मा हो गया एक, और हमेशा एक डर कि कल फिर से ऐसा कुछ हो सकता है। नीले मैस्करे पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ओपनली बात नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस पर इल्जाम है कि उन्होंने इलेक्शन के लिए माइग्रेंट्स को यूज किया। रीजनल पार्टीज पर इल्जाम है कि उनने सपोर्ट किया मॉब को और उसमें शामिल भी हुए। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्जाम है कि उन्होंने जानबूझकर पुलिस को ऑर्डर दिया था, इंटरफेस मत करो। रिजल्ट, सभी पार्टीज चुप हो गई। एक जर्नलिस्ट लिखते हैं, नीले मैस्करे सबको सूट करता है कि भूल जाओ, कोई पार्टी नहीं चाहती इस चैप्टर को खोला जाए। और फिर 2019 में जब एनआरसी और सीएए पर देश भर में बहस शुरू हुई, तो नीले का जिक्र दोबारा होने लगा। लोगों को याद आया कि असम की हिस्ट्री में पहले भी सिटीजनशिप और आउटसाइडर्स के इशू पर खून बहा था। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स असम में अपडेट किया गया। इसका एम था इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना। एनआरसी के प्रोसेस में लाखों लोगों को अपने कागज दिखाने पड़े, अपना फैमिली ट्री प्रूव करना पड़ा। बहुत सारे गरीब लोग, जिनमें नीले के सर्वाइवर्स भी थे, अपने पेपर दिखाने में फेल हो गए और उन्हें दोबारा डाउटफुल सिटीजन कहा जाने लगा। एक सर्वाइवर कहती है, 1983 में हम पर हमला हुआ, हम अपने घर खो बैठे, अब एनआरसी के नाम पर हमें फिर से गैर मुल्क का दर्जा दे दिया जा रहा है, और हम कितनी बार प्रूव करें कि हम इंडियन हैं। 2019 में सरकार ने सीएए पास किया। इस लॉ में कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन रेफ्यूजीज को इंडिया में सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं। इसके खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, खासकर आसाम में, क्योंकि आसामीज लोग कहते थे चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, इमिग्रेंट्स ही होते हैं, उन्हें सिटीजनशिप देना आसाम अकॉर्ड के खिलाफ है। नीले के लोगों को लगा हमारा मैस्करे तो तब हुआ था जब हमें आउटसाइडर कहा गया था, अब नए लॉ के नाम पर हमें फिर से टारगेट किया जा रहा है। 40 साल बाद भी नीले के गांव में पोवर्टी और ट्रॉमा है। घर तो दोबारा बन गए, पर इंसाफ कभी नहीं मिला। एक सर्वाइवर का बेटा कहता है, मेरे माँ बाप ने अपने भाई बहन मैस्करे में खो दिए। मैं जब स्कूल गया तो क्लासमेट्स ने मुझे बांग्लादेशी कह के बुलाते थे, हमें कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली। महिलाएं जो बच गई थी, उनका दर्द और भी गहरा है। एक 70 साल की सर्वाइवर ने कहा, मैं हर रात अब भी चीख के उठती हूँ, मुझे लगता है मेरे बच्चों की रूह मुझे बुलाती है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आज भी जीता जाता जख्म है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी नीले मैस्करे का पूरा सच सामने आएगा? तिवारी कमीशन की रिपोर्ट अब भी सीक्रेट है, कोई भी सरकार उसे पब्लिक करने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट खुली तो बहुत सारे नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं, जब तक हिस्ट्री छुपाई जाएगी, ये सारे इंसिडेंट्स दोबारा होते रहेंगे। नीले मैस्करे सिर्फ असम की ट्रेजेडी नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक वार्निंग है। जब पॉलिटिक्स में वोट के लिए रिलीजन और आइडेंटिटी का यूज होता है, तब आम लोग कुर्बानी बन जाते हैं। जब मीडिया चुप हो जाए, तब सच दबा दिया जाता है। आज भी देश में एनआरसी, सीएए और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर लड़ाई हो रही है, लेकिन हमें नीले की कहानी याद रखनी होगी ताकि दोबारा ऐसा ना हो। 1983 का नीले मैस्करे एक ऐसा जख्म है जो 40 साल के बाद भी ताजा है। हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इंसाफ को एक को भी नहीं मिला। शायद इस कहानी को हिस्ट्री की किताबों में जगह ना मिली हो, लेकिन जो लोग बचे हैं उनकी यादों में ये आज भी जिंदा है। आखिर में एक सर्वाइवर के शब्द याद करना जरूरी है, हमें मारा गया, जलाया गया, भुला दिया गया, लेकिन हमारी चीख जमीन में समाई है।
जब तक दुनिया में इंसाफ का मतलब जिंदा है, नीले की कहानी भी जिंदा रहेगी। धन्यवाद। কি করিলাম বরবরিতে আসিয়া, মা হারাইলাম বাপ হারাইলাম, হায় রে হায়। কাপিরে যে কেমনে দিনে